अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान के एक और बड़े भरपूर इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में आपको वेलकम कहते हैं जनाब। मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर मलिक और इस उम्मीद का इजहार करते हैं प्रोग्राम के आगाज़ में कि आपकी जो सुबह है जनाब, ये हंसते मुस्कुराते चेहरों और ढेर सारी दुआओं के साथ इसका आगाज़ होगा। प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही हैं मैं हूं माहम जाहिद और नाज़रीन मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और उज़ैर, आज का दिन तो जज्बों से भरपूर है। जानते हैं क्यों? ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि हम मना रहे हैं मार्का हक की पहली सालगिरह। और याद है ना, पिछले साल 22 अप्रैल से 10 मई का वो वक्त जब हमारी अफवाज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के जरिए दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया था और भारत का वो पहलगाम वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसका झूठ हमने पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। और आज हम इस फतह का जश्न भी मनाएंगे और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को भी खिराज अक़ीदत पेश करेंगे, जिन्होंने जी खित्ते में ताकत का तवाज़ुन ही बदल कर रख दिया है। और क्या भारत अब दोबारा ऐसे एडवेंचर की जुर्रत कर पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी बात होगी। मगर जहां फतह की हम खुशी मना रहे हैं, वहीं शहर कायद से जी कुछ परेशान कुन खबरें भी आई हैं। कराची में जो पारा है वो 43 डिग्री को छू रहा है और सिर्फ 2 दिन में 15 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। और हम आपको बताएंगे कि इस क़यामत खेज़ गर्मी से खुद को और अपने प्यारों को कैसे बचाया जा सकता है। बिल्कुल जी, और एहतियात जो है वो बेहद ज़रूरी है। ज़िंदगी की जहाँ बात हो रही है तो आज हम एक बहुत हसास मगर अहम मौजू मिसकैरेज पर भी बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हर 4 में से एक हामला खातून इस सदमे से गुजरती है। क्या कज़न मैरिज या ब्लड ग्रुप का फ़र्क इसकी वजह है, इस बारे में भी जानेंगे। और आज हम आपको मिलवाएंगे महविश नूर और अतीका खालिद से, एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक गायनाकोलॉजिस्ट, जिन्होंने बगैर किसी एकेडमी से पढ़े CSS 2025 में कामयाबी हासिल करके साबित किया कि ख्वाब सच्चे हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाया करते। उनसे उनकी कामयाबी का राज भी जानने की कोशिश करेंगे। बात होगी आपकी खूबसूरती और रिश्तों की भी। 25 साल के बाद जल्द क्यों ढलने लगती है और ये जो रिश्तों की तलाश अब स्वाइपिंग तक महदूद हो गई है, इस डिजिटल दौर में सच्चा रिश्ता कैसे ढूंढा जाए, ये भी आपको बताएंगे। और भी बहुत कुछ आज के प्रोग्राम का हिस्सा है, तो 2 घंटे आपने हमारे साथ रहना है, प्रोग्राम को एंजॉय करना है और अपना कीमती फीडबैक हमें जरूर देना है। अपने पहले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं। ये हफ्ता हर पाकिस्तानी के लिए यकीनन काबिल फ़ख्र है और इसको भरपूर सेलिब्रेट किया जा रहा है। माहम, हम देख रहे हैं, मैं आ भी रहा था तो कदावर फ्लैक्सेस जो हैं वो लगाई गई थी, जिसमें हमारी सिपा को, फजाइया को, बर्री फौज को, बहरी फौज को, सबको जनाब सियासी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया गया, क्योंकि मार्का हक की पहली सालगिरह जो है वो भरपूर जोश व खरोश से मनाई जा रही है। और ये वो मार्का जिसने साबित किया कि जज्बा ईमानी के सामने अददी बरतरी कोई हैसियत नहीं रखती। 22 अप्रैल से 10 मई 2025 तक की वो तारीख जब हमारी अफवाज ने 3 गुना बड़े दुश्मन भारत को जमीन, समुंदर और फजा में वो शिकस्त फाश दी कि दुनिया दंग रह गई। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने न सिर्फ हमारी सरहदों की हिफाजत की, बल्कि कायदे आज़म के ईमान, इत्तेहाद, तंजीम के विजन को भी दोबारा जिंदा किया। बिल्कुल उज़ैर, और ये सिर्फ एक फौजी फतह नहीं थी, बल्कि सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी। अमरीकी सदर समेत आलमी ताकतों ने माना कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पेशा वराना महारत में अपनी मिसाल आप है। और ट्रेनिंग के लिए भी कहा गया कि जी पाकिस्तानी जो फाइटर पायलट्स हैं, इनसे ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। तो जितने स्किल्स की पाकिस्तान में भरमार है, तो वाकई दुनिया तो बहुत बड़ी फ़ैन है। और पाकिस्तान ने जिस तरह पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दाचाह किया, उसने भारत को पूरी दुनिया में तनहा कर दिया, जो कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से तनहा करना चाहता था। और 1 साल के बाद पोजीशन ये है कि भारत दुनिया में अकेला है, कहीं नज़र नहीं आ रहा, और पाकिस्तान सिफारतकारी का मरकज़ है। इस 1 साल में खित्ते में ताकत का तवाज़ुन किस हद तक बदल चुका है, मार्का हक की स्ट्रेटेजिक अहमियत और बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स पर बात करने के लिए नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर दिफाई उमूर, चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, और दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब भी हमारे साथ होंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अब्दुल्ला साहब, मार्का हक को महज एक जवाबी कार्रवाई के बजाय इलाकाई ताकत के तवाज़ुन में टर्निंग पॉइंट कहना ज़्यादा मुनासिब होगा? रहमान रहीम, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, यकीनन ये एक पाकिस्तान की और आलम इस्लाम की बड़ी कामयाबी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ आलम इस्लाम का नाम जुड़ा है।
जी। और यकीन मानिए कि जब पाकिस्तान ने जिस दिन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, तो उस टाइम पे सऊदी बादशाह जो थे उस वक़्त के शायद मोहम्मद जो अब्दुल्ला थे, बादशाह अब्दुल्ला, उन्होंने नफ़ल शुक्राने के अदा किए थे और इसी तरीके से क्योंकि ज़ाहिर है मेरा एक ताल्लुक़ था उनके मेरे वालिद की वजह से, तो मुझे मालूम है कि वो नफ़ल पढ़ते रहे। उन्होंने बताया कि मैंने सारी रात नफ़ल पढ़े शुक्राने के। तो इसलिए आप देखें कि पाकिस्तान की कितनी एक अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त है, पाकिस्तान के साथ लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं। भारत ने कुछ अरसे से माज़ी में भी हमने ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान की फतूहात नहीं थी। हमने सदर अय्यूब के दौर के अंदर फतूहात हासिल की, वो भी हमारे फ़ील्ड मार्शल बने और उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हमने एक अफ़गानिस्तान के अंदर जो एक सोवियत यूनियन आया और उसके बाद जिस तरीके से हमने कामयाबी दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया जंग क्लैंडस्टाइन वॉर लड़ी और उसमें भी अल्लाह ताला ने हमें फ़तह से हमकिनार किए और आज जो दुनिया के अंदर 15 ममालिक हैं वो पाकिस्तान को जो है दुआ देते हैं कि पाकिस्तान की वजह से उनको आज़ादी नसीब हुई, जिसके अंदर 6 इस्लामी रियासतें हैं सेंट्रल एशिया की। बहरहाल अब जो ये मार्का हक था ये इसलिए अहमियत का हामिल था क्योंकि पाकिस्तान ने जब ये न्यूक्लियर बना लिया तो भारत ने एक वावेला शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान सिर्फ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर हमें जो है वो चैलेंज कर सकता है न्यूक्लियर मामलात पे, लेकिन रवायती जंग के अंदर पाकिस्तान और हमारा कोई जोड़ नहीं है। हमारे पास बेहतर जहाज़ हैं, हमारे पास ज़्यादा एयरफोर्स के स्क्वाड्रन्स हैं, हमारे पास बड़ी नेवी है जिसके अंदर INS विक्रांत वगैरह जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, सबमरीन्स हैं हमारे पास, और इसी तरीके से उनके पास ब्रह्मोस और S-400 मिसाइल जो है वो हमारे पास हैं जो कि एक बेहतरीन दिफा का निज़ाम रखते हैं और पूरी दुनिया में अपना मलका है उनका, उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। तो हाउएवर ये सारा जो सिचुएशन थी ये बताना इसलिए ज़रूरी थी कि पाकिस्तान को उन्होंने दुनिया के अंदर एक आइसोलेट करके रख दिया था और वो एक चौथी सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहे थे और दुनिया के अंदर अपने आप को चौथी सुपर पावर के तौर पर वो बता रहे थे। और फिर ये हुआ कि पाकिस्तान ने पांसा पलट के रख दिया और वो जो उनका साउथ ईस्ट एशिया का ख्वाब एक था कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना है, वो चिकनाचूर हो गया। और आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने रवायती जंग में दिनों में नहीं बल्कि घंटों के अंदर हमने उनको उधेड़ के रख दिया। लेकिन इस सब में एक हमारे लिए भी चैलेंज थे। हमारे लिए चैलेंज जैसे सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमें ड्रोन वॉरफेयर का सामना नहीं था। पहले पाकिस्तान ने ये जंग नहीं देखी थी। इससे हमारी प्रोफेशनलिज्म का अंदाज़ा करें कि जो हमारी हिकमत अमली थी वो इतनी खूबसूरत थी कि हमने उनके ड्रोन आने दिए और चाहते हम तो हमारे पास जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी, हमारे पास जो मिसाइल्स थे, हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम्स थे, हम उनसे उनको फाइट करते। लेकिन उससे नुकसान ये होता कि पाकिस्तान के तमाम जो रेडार सिस्टम्स थे, तमाम जो इस किस्म की हमारी इंस्टॉलेशन थी जो कि एंटी ड्रोन थी, वो पता चल जाती। और ये दुश्मन की हिकमत अमली थी जिसमें इसराइल का पूरा साथ था और उन्होंने ये कहा कि हम देखेंगे कि पाकिस्तान के पास कहाँ कहाँ वो सिस्टम्स मौजूद हैं, ड्रोन आइडेंटिफाई कर देंगे और फिर उनकी एयरफोर्स और उनकी जो मिसाइल सिस्टम है वो निशाना बनाएंगे। अब आप देखें कि पाकिस्तान ने 2 दिन रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, उसने सब्र का मुजाहरा किया। नतीजा ये निकला कि दुश्मन धोखे में आ गया, उसने कहा इनके पास तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो हुआ वो मेरे ख्याल में उनके लिए भी एक तारीख साज लम्हा था। और फिर पाकिस्तान ने न सिर्फ अस्करी सतह पर बल्कि आप देखिए मीडिया की सतह पर हमारे मीडिया ने इतना मैच्योर बिहेव किया और उसके मुकाबले में गोदी मीडिया के ऊपर तो लान तान, खुद आज उनके अपने लोग रवेश कुमार वगैरह, ये नाम भी गोदी मीडिया उन्होंने रखा, यानी कि लैप डॉग इसका अंग्रेजी में जो कहते हैं। फिर उसके बाद आप देखें कि साइबर सतह के ऊपर, जिस साइबर के ऊपर भारत ये कहता था कि मेरे पास सिलिकॉन वैली है, मेरे पास तो जो है वो $400 बिलियन बिल्कुल, भारत ये कहता रहा कि मेरे पास ये सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी ज़बरदस्त दिफाई हिकमत अमली से, अपनी स्ट्रेटजी से ये साबित कर दिया कि अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को भी किस तरह शिकस्त दी जाती है। और यकीनन ये आने वाले सालों में ये निसाब में पढ़ाया भी जाएगा कि पाकिस्तान ने ये फतह कैसे हासिल की है। खुर्रम साहब, आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह से अभी बात कर रहे थे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी कि किस तरह से पाकिस्तान ने जो अपनी स्ट्रेटजी रखी
अपने कार्ड्स नहीं शो किए और फिर दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन भी हैरान रह गया। एक तो उस पर भी कमेंट कर दें और साथ ही साथ ये बता दें कि अब हम देख रहे हैं कि ये जो वॉर हमने जीती उसके कितने समरात जो हैं वो पाकिस्तान को हासिल हो रहे हैं। हर महाज के ऊपर पाकिस्तान को नई शनाख्त मिल रही है, रिकग्निशन मिल रही है, पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ है, तारीफ भी कर रही है। जी, जंगी हिकमत अमली में एक असूल होता है कि आप अपने हरीफ को, अपने दुश्मन को, आप उसे अलाउ करते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो, और जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो वो फिर गलतियां करता है और आप उन गलतियों का फायदा उठाते हैं। 2001 से ऑनवर्ड्स, या आप कह लें कि पिछले 2 अशरों में, पाकिस्तान अलाउड इंडिया टू बी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट इटसेल्फ, इसकी मईशत के बारे में, अपनी अस्करी कुव्वत के बारे में, और यही ओवर कॉन्फिडेंस था जो हिंदुस्तान को मई 2025 में ले बैठा। हमने अपने कार्ड्स शो नहीं किए। इसकी एक मिसाल आप ये देख लीजिए कि हमारे पास जो PL-15 मिसाइल्स जो हमें चीन से मिले थे, उनका जो एक्सपोर्ट वर्जन है आमतौर पे उसकी रेंज 150 किलोमीटर के करीब होती है, लेकिन चीन ने हमें जो मिसाइल्स दिए और जिनके जरिए हमने मई 2025 में हिंदुस्तान के राफेल तैयारे गिराए, उनकी रेंज 200 किलोमीटर थी और हमने आखिरी वक्त तक उनकी रेंज भी दुश्मन को एक्सपोज नहीं होने दी। ये एक एडवांटेज था जो पाकिस्तान को मिला और हमने इसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान के दांत फटे किए मई 2025 में। उसके अलावा अगर आप देखें कि जो दूसरा फैक्टर था विच वाज क्वाइट डिसाइसिव इन मई 2025, वो क्लैरिटी थी जो हमारी अस्करी और सियासी क़यादत ने दिखाई हिंदुस्तान के हवाले से। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि 2016 में, 2019 में हिंदुस्तान ने कुछ मिस एडवेंचरिज्म की थी। 2019 में हमने इनको सबक सिखाया था, हमने इनका पायलट गिरफ्तार किया, जज्बा खैर सगाली के तौर पर अभिनंदन को हमने रिहा कर दिया, ये सोचते हुए कि शायद हिंदुस्तान कुछ सबक सीखेगा और आइंदा किसी भी मुहिम जोई से बाज रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान ने उससे कोई सबक नहीं सीखा, बल्कि उन्होंने ये एक नैरेटिव देने की कोशिश की कि अभिनंदन को हमारे प्रेशर की वजह से पाकिस्तान ने छोड़ा और पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था बट टू रिलीज हिम। तो ये वो गलतियां हैं, ये वो ओवर कॉन्फिडेंस है जो हिंदुस्तान मुसलसल दिखाता रहा और हम सिर्फ आलमी अमन के लिए हम ये कोशिश करते रहे कि चीज आगे ना बढ़े। मई 2025 में जो कुछ हुआ था वो ये था कि हिंदुस्तान ने कई साल बाद बैनुल-अक़वामी सरहद को पार करके पाकिस्तान में 6 मकामात पर 9 हमले किए। जब एक मुल्क बैनुल-अक़वामी सरहद को क्रॉस करता है तो वो एक ऐलान जंग होता है और हमारे ऊपर कोई चारा नहीं था कि जब जंग इम्पोज कर दी गई हमारे ऊपर तो हमने फिर वो जंग लड़ी और कौमी जज्बे के साथ। ये एक कौमी जंग थी। जब जंगें कौमें लड़ती हैं तो उनको शिकस्त देना नामुमकिन हो जाता है। आपको याद होगा कि जिस दिन हम फैसला किया कि आज हम हिंदुस्तान के खिलाफ जवाब देंगे, आर्टिलरी ने, हमारे याद के लोग किस तरह से उन तोपों के पास बैठे हो, हमारे लोग किस तरह से अपनी राइफलें लेकर हिंदुस्तान के ड्रोन्स को निशाना बना रहे थे। तो इसी तरह से आप अपनी फौज का किरदार देख लें, एयरफोर्स का किरदार देख लें, इंटेलिजेंस का किरदार देख लें, आप अपनी सियासी क़यादत का पाकिस्तान का अगर किरदार देखें तो हर इदारे ने बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। अब्दुल्ला हबीब गुल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से ये सारी सिचुएशन हम देखते आ रहे हैं और भारत के बारे में सुनते आ रहे हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता आ रहा है और इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाता था, दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाता था और कहीं ना कहीं ये साबित करना चाहता था कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। किस तरह से इमेज सारा चेंज हुआ और पाकिस्तान ने हर महाज पर कामयाबी समेटी और आज भारत कहीं नहीं है और आने वाले वक्तों में आपको लगता है कहीं ना कहीं दोबारा से भारत इस तरह का कोई मिस एडवेंचर कर सकता है? देखिए, जो दुनिया के अंदर बातचीत होती है ना, दुनिया हमेशा पाकिस्तान में ये एक बहस छिड़ी रहती है कि मिलिट्री बजट कितना है, फलाना कितना है, खा गए, ये किया वो किया, ये सब कहने की बातें होती हैं। हकीकत यह है कि अमेरिका के अंदर दुनिया का वो सबसे मकरूज़ तरीन मुल्क है।
लेकिन अपने 800 मिलिट्री बेसिस की वजह से आप देखें कि वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क भी बन गया हुआ है। तो ये क्या वजह है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने, और हमें तो घोड़े तैयार रखने का हुक्म मिला हुआ है, सूरह अनफाल, सूरह तौबा, सूरह मोहम्मद आप पढ़े ना, उसके अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। और इसकी जो देखें हमारी आर्मी जो है ना, ये सिर्फ फ़ौजी नहीं है, बल्कि ये जिहादी भी हैं, क्योंकि ये जो जज्बा ईमानी है, अगर हम कैप्टन कर्नल शेर खान को भूल जाएं, तो मेरे ख्याल में आपको पता है कि वो अकेले वो जो जज्बा था, इसके ऊपर तो आज तक पढ़ाया जा रहा है वॉर कॉलेजेस के अंदर कि वो जज्बा क्या था। आपने जाने से पहले अजीज़ मलिक साहब ने कहा कि जी वो पाकिस्तान का सुनहरा बाप पढ़ाया जाएगा आने वाले वक्तों में। अजीज़ साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी पढ़ाया जा रहा है इस टाइम पे पाकिस्तान में नहीं। मज़े की बात है कि इंटरनेशनल वॉर कॉलेजेस में अमेरिका के अंदर, इवन इंडिया के अंदर ये पढ़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने छोटे होते हुए, 5 गुना महदूद होते हुए वसाइल में, हर चीज़ के अंदर जो अब आपने देखा कि इससे ये हुआ कि हमारी जो डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर दुनिया ने जो भारत का चश्मा लगा के हमें देख रहे थे, और देख रहे थे कि पाकिस्तान शायद एक कोई पता नहीं टेररिस्ट सपोर्टिंग कंट्री है, अल्लाह ने ऐसा किया, आप देखें कि उल्टी हो गई सब तदबीरें। एक तरफ उनका जो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन शुरू हुई, बांग्लादेश में उनकी प्रॉक्सी जो है वो भाग के वापस हसीना वाजिद वहाँ पहुँच गई, श्रीलंका के अंदर काया पलट गई, नेपाल के अंदर भारत पे थू-थू होने लग गई, चाइना के साथ उनका दूरी हो गई, और पूरी दुनिया के अंदर, और जो फिर ट्रंप ने उनकी मैं तो क्या कहूँगा कि जो ट्रंप ने उनकी इज्जत अफजाई रोजाना करते हैं। देखें अभी आप जो दिखा रहे थे वो 7-0 दिखा रहे थे, लेकिन ट्रंप तो 11 तक पहुंच चुके हैं। तो मकसद ये है कि, और फिर पाकिस्तान की प्रोफेशनलिज्म देखें, पाकिस्तान का जो प्रोफेशनलिज्म था ना, ये बड़ा एक अहम तरीन बात है, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने अपन को पता था कि हम जो अपनी ज़रूरियात में छोटे हैं, लेकिन हमने जो फैसला किया है कि हम अपने स्ट्रेटजी इतनी अच्छी रखेंगे। अच्छा, ये स्ट्रेटजी हम कहाँ से डिराइव करते हैं? आप देखें कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह, आप सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखें कि 30,000 बमुकाबला 13 लाख, और अल्लाह उनको फतह देता है। देखिए ये कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल्ला साहब, आप सही मिसाल दे रहे हैं कि जज्बा ईमानी के साथ अपने से कई गुना बड़े दुश्मन पर काबू जो है वो पाया जा सकता है, और पाकिस्तान ने ये साबित किया है। और हम इस्लाम में भी तारीख में जाएं तो हमें यही कुछ देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपके वक्त का। खुरम साहब, लास्टली आपसे जानना चाहेंगे कि मार्का हक के बाद पाकिस्तान, हमने देखा कि जिस पर इल्ज़ामात लगाए जाते थे दहशतगर्दी के हवाले से, और बहुत सारी बातें की जाती थी नेगेटिव, पाकिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जाता था, अब एक आलमी लीडर के तौर पर उभरा है और पूरी दुनिया ने हमारी मुसल्लह अफवाज की तारीफ की है और मुसलसल कर रही है। इस सिफारती कामयाबी ने आप क्या समझते हैं, भारत को कितना आइसोलेट किया है, और आपको फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? पाकिस्तान का सिफारती कद मई 2025 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ा है, और इसमें बुनियादी वजह हमारी अस्करी फतह की है। और क्योंकि दुनिया को ये एहसास हुआ, खास तौर पर मगरबी कैपिटल्स, कि ये एक गलत घोड़े पर जुआ लगा रहे हैं। हिंदुस्तान पर ये इन्वेस्ट करते आए हैं पिछले 2 अशरों से, उसकी इकोनॉमी पे, उसकी मिलिट्री पे, लेकिन जब वक्त आया तो ये अपने से 5 गुना छोटे मुल्क पाकिस्तान से भी उस तरह से नहीं लड़ सके और इनको शिकस्त हुई। अब जब ये हमें सिफारती फतुहात मिल रही है, हमें अस्करी फतुहात मिल रही है, हमने उसके बाद फिर देखा कि ईरान और अमेरिका की जंग में जिस तरह से पाकिस्तान एक मरकजी किरदार अदा कर रहा है, हमने 40 दिन की जंग के बाद दुनिया को एक सीज फायर लेकर दिया, जिसका एक पूरा फायदा आलमी अमन को हो रहा है। तो अब जरूरत इस चीज की है कि हम इन सिफारती फतुहात को इकोनॉमिक इंसेंटिव्स में कन्वर्ट करें। कुछ किसी हद तक हमें बिल्कुल खुरम साहब, पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है, और अब हम देख भी रहे हैं कि सूरत हाल ये है कि भारत बिल्कुल आइसोलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मार्का हक एक ऐसा, अगर हम देखें, नाम और ऐसी फतह जिसका आज भी हम जिक्र करते हैं तो जज्बा ईमानी या जो हौसला है वो बुलंद हो जाता है। और सलूट है हमारी अफवाज पाकिस्तान को, जिन्होंने हमें ये तारीखी दिन दिया जिसको हमेशा याद रखा जाएगा। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे मुल्क में लाखों माएँ ये दुख है जो कि खामोशी से सहती हैं।
आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 25% हमल किसी न किसी मरहले पर ज़ाया हो जाते हैं। और अलमिया ये कि हमारे यहाँ जैसे ही ये वाक़या होता है, सारा मलबा उस औरत पर डाल दिया जाता है। हम ये क्यों नहीं समझते कि ये सिर्फ जिस्मानी मुशक्क़त नहीं बल्कि अक्सर जेनेटिक और तिब्बी पेचीदगियों का नतीजा भी हो सकता है, जिन पर किसी का कोई इख्तियार नहीं। बिल्कुल ज़हर ऐसा ही है और आपने बिल्कुल सही फरमाया। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कज़न मैरिजेस का जो तनासुब है वो 60% से ज़्यादा है, जो जेनेटिक मसाइल की एक बड़ी वजह है। और इसके अलावा ब्लड ग्रुप का फ़र्क और ख़ामोशी से मिसकैरेज जैसे मसाइल हैं, जहाँ अलामतें ज़ाहिर ही नहीं होती हैं और बच्चा ज़ाया हो जाता है। और ज़रूरत इस बात की है कि हम इस सदमे को बदनामी या गलती के बजाय एक तिब्बी मसला समझें। इसीलिए इस पर तफसील से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुखसाना बाबर, जो लाहौर में हेड ऑफ गायनेकोलॉजी हैं, और जहां पर इंडस हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो मरीज़ों का मुफ्त इलाज भी होता है। आज उन्होंने वक्त निकाला है हमारे लिए, उनसे इस मौजू पर जी डिस्कशन करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जिस तरह से हम देख रहे हैं बहुत फास्ट दौर चल रहा है, डिजिटल दौर चल रहा है। माएँ अगर प्रेग्नेंट हो रही हैं तो मिसकैरेजेस हो रहे हैं, अदरवाइज़ तो प्रेगनेंसी तक अब अमल जा ही नहीं रहा। ये क्यों इतना बड़ा मसला आ गया? हमारा एनवायरनमेंट बदल गया, ग़िज़ाएँ बदल गए हैं, लाइफस्टाइल बदल गया। थैंक यू सो मच सुनो टीवी का और आपका कि आपने मौका दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिसकैरेजेस जैसे जैसे सबफर्टिलिटी आपने बताया, मिसकैरेजेस का भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पाकिस्तान में। अगर हम उसके एनालिसिस करें ना, उसमें कुछ तो तिब्बी मसाइल हैं जो किसी भी खातून जो हमल होना होता है उसको हो सकते हैं, कुछ हमारे माशी मसाइल हैं और कुछ हमारे समाजी मसाइल हैं, जो तीनों ने मिल के ही करना होता है। अगर हम तिब्बी मसाइल पे आ जाएं तो हमारे मुल्क में अभी तक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई भी खातून जब वो हमल अपना प्लान करे तो वो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग उसकी हो। ये प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम अभी तक पाकिस्तान में काफ़ी वीक है। टर्शी केयर लेवल पे तो आपको केयर अच्छी मिल जाती है बड़े हॉस्पिटल्स में, लेकिन अगर दूर दराज इलाकों में चले जाएँ, रूरल एरियाज़ में चले जाएँ, तो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम अभी काफ़ी वीक है, जिसमें ज़रूरत है कि कोई भी खातून जब वो प्लान करे तो वो हामला खातून पहले क्लिनिक में विज़िट करे। एक फैक्टर तो ये आ गया, हमारी खातूनें ज़्यादातर विज़िट उस वक्त करती हैं, शुरू में जब हमल हो जाता है तो उसको छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता और जब उसको कोई मसला हो तो उसने उसी वक्त हॉस्पिटल विज़िट करना है। और उसमें भी सबसे पहली उसको रेजिस्टेंस आती है सास की तरफ से कि जी हमने तो अपने हमल में किसी डॉक्टर को चेक नहीं कराया था, तो आपको क्या ज़रूरत है चेक कराने की? प्रेगनेंसी में तो कुछ भी नहीं होता, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। तो उसमें एक तो ये ज़रूरी है कि जाए। इसी तरह से कुछ जब खातून प्रेगनेंसी प्लान करती है तो उसको कुछ वाइटामिन्स, इसमें फॉलिक एसिड वो ज़रूरत है। बहुत सारे मिसकैरेजेस का सबब बनता है, बहुत सारे बच्चों में पैदाइशी नुक्स का सबब बनता है, तो उसको वो ले बिफ़ोर प्लानिंग अ प्रेगनेंसी। दूसरा फैक्टर जो ग़िज़ाई में आ जाता है हमारे पास तिब्बी में, हमारे मुल्क में इस वक्त 55 से 60% ख़वातीन जो हैं वो खून की कमी का शिकार हैं। जब वो खून की कमी का शिकार होती हैं तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मिसकैरेजेस का है। उसका मैं आपको आसान ज़बान में ये बता देती हूँ कि जो किसी भी खातून में जब खून की कमी होती है तो HB इसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन ने आपकी बॉडी के सारे हिस्सों को ऑक्सीजन लेके जानी होती है। प्लेसेंटा वो ऑर्गन होता है जिससे बच्चे को सारी न्यूट्रिशन और वो मिलती है। जब उसको ऑक्सीजन ही पूरी नहीं मिलेगी तो वो बच्चे को भी पूरी ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन नहीं दे सकेगा, जो मिसकैरेजेस का एक वजह बन सकती है। तीसरा जो मैंने आपको बताया था कि हमारी कुछ समाजी हैं। समाजी में यही है कि खातून अव्वल तो प्रेगनेंसी को जैसे मैंने हुआ है तो छुपाएगी और एंटीनेटल क्लिनिक में उसने विजिट्स नहीं करने। अल्ट्रासाउंड्स का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि जी नहीं कराना चाहिए, इसकी शुआएं ख़तरनाक हैं। हालांकि बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई खातून प्रेग्नेंट हो तो वो देखे कि मेरा हमल अपनी सही जगह पे है, और एक 7 to 8 वीक्स पे हमें अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराना चाहिए ताकि इसमें ये पता चले कि बच्चे की दिल की धड़कन आ गई है, और साथ साथ उसमें उसको फॉलिक एसिड ज़रूर लेना चाहिए। और अगर हमारे पास कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे कज़न मैरिजेस का भी आपने बताया, तो उसमें हमने हिस्ट्री लेनी होती है और उस पेशेंट के हमने कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी रूटीन में करानी होती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताइएगा, कज़न मैरिजेस की भी आपने बात कर दी है और जेनेटिकली भी ये होता है मामला। हमें ये बताइए कि कुछ तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि बिल्कुल ही वो कहते हैं कि आपने पाँव जो है ना वो नीचे नहीं रखना, जैसे ये खुशखबरी मिल जाए या उन्हें पता चल जाता है
और कुछ कहते हैं कि जिस तरह से आपने भी कहा, कुछ समाजी प्रेशर्स भी होते हैं, सोशल प्रेशर्स भी हैं। सास कहती है कि हम भी काम करते रहे हैं, हम तो बल्कि ज़मीन पर टाकियाँ भी लगाते रहे हैं, सब कुछ करते रहे हैं, तो हमारा तो कोई मसला नहीं हुआ। क्या आजकल के दौर में क्या एहतियात तजवीज़ आप करती हैं, और कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से मिसकैरेजेस ज़्यादा हो जाते हैं? अभी आपने जैसे किया, मैं आपको थोड़ा सा आज के दिन के हवाले से, आज मैटरनल मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है दुनिया में। एवरी फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ द मे ये मनाया जाता है। तो ओवरऑल स्ट्रेस का एज सच डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन अगर कोई भी हामला खातून मुसलसल स्ट्रेस में जो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा रहे तो ये मिसकैरेज का सबब बन सकता है। और होता क्या है कि जब आप कोई भी खातून मुसलसल स्ट्रेस में रहती है तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जो आपकी प्रेगनेंसी के सपोर्ट के हार्मोन्स हैं वो उससे मुतासिर हो सकते हैं। तो कोई भी ऐसी खातून, जैसे मैंने बताया कि 50 से 55% ख़वातीन तो एनीमिक हैं, जब वो 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे तो उसमें मिसकैरेज का रिस्क बढ़ जाएगा। एक स्ट्रेस आ गया, एक वो पहले ही एनीमिक है, एनीमिक की वजह से वो वैसे चिड़चिड़ी हुई है। मेंटल हेल्थ हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी से राइज़ हो रही है, जिस पे हम सबको बहुत सीरियसली हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में भी और पॉलिसीज़ बननी चाहिए कि इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। और ख़वातीन की मेंटल हेल्थ के ऊपर तो ख़ास तौर पर डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक वहीं से कनेक्शन सारे जुड़े हैं। मेडिकली भी अगर देखें उसमें चिड़चिड़ापन आना, वो रिपोर्ट भी पिछले दिनों आई थी कि जी अब मेडिकली भी प्रूवन है कि अगर औरत चिड़चिड़ी हो रही है तो इसके अंदर उसके हार्मोन्स की तब्दीली हो रही है, और पीसीओएस के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो ये जिन ख़वातीन में पीसीओएस के मसाइल होते हैं और फिर उनके लिए आगे जर्नी कितनी मुश्किल हो जाती है, क्या पीसीओएस से छुटकारा पाया जा सकता है? वो ख़वातीन जो पीसीओएस का शिकार हैं वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है। पीसीओएस काबिल इलाज मरज़ है। हाँ, इसमें थोड़ा सा इलाज लंबा चलता है, और साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है जो आपने मेंटेन रखनी है। हमारे मुल्क में ज़्यादातर ख़वातीन क्या करती हैं, 3-4 माह इलाज कराया, वो पीसीओएस ठीक हो गया, वेट कंट्रोल हो गया, इसके बाद फिर छोड़ के फिर वही से दोबारा से जंक फूड स्टार्ट कर दिए और वो सारा कुछ कर लिया। तो इसमें पीसीओएस से बिल्कुल इलाज काबिल इलाज है, लेकिन फिर आपने जो लाइफस्टाइल बनाना है या जो भी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो कंटिन्यूड रखना है। मिसकैरेजेस में, पीसीओएस वाले में मिसकैरेज एक बहुत बड़ी वजह है। डॉक्टर साहब, साइलेंट मिसकैरेज की कंडीशन में कोई पेन या ब्लीडिंग नहीं होती, और पाकिस्तान में अक्सर ख़वातीन अल्ट्रासाउंड से भी, जिस तरह से आपने भी कहा, कतराती हैं। ऐसे में जो साइलेंट मिसकैरेज है, इसकी तशख़ीस कैसे मुमकिन हो सकती है? किन अलामात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है? नॉर्मली साइलेंट मिसकैरेज में अगर कोई खातून जिसको नॉर्मल प्रेगनेंसी के अलामात हैं कि वॉमिटिंग फील होती है या दिल ख़राब होता है, अगर वो ना होना शुरू हो, या कोई पेट में निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो, या हल्का सा स्पॉटिंग, ब्लीडिंग में तो सारे ही अस्पताल चले जाते हैं, अगर हल्का डार्क कलर का ब्लड आना शुरू हो जाए तो उसको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। उसमें एक अल्ट्रासाउंड और कुछ ब्लड के भी टेस्ट होते हैं, वो करा लेने चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जी फर्स्ट मंथ बहुत एहतियात है, फिर आई थिंक 7 मंथ्स में जाकर बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है, झुकना नहीं है, वज़न नहीं उठाना, ट्रैवल नहीं करना। लाइक अगर फर्स्ट मंथ है तो फिर तो बहुत ज़्यादा ही एहतियात बताई जाती है। इज़ इट ट्रू? असल में होता यह है कि फर्स्ट 3 मंथ्स हमल के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसमें बच्चे के ऑर्गन बन रहे होते हैं। इसमें कोई भी हामला खातून को, एक तो मैंने ग़िज़ाई बता दिया कि उसने फॉलिक एसिड ज़रूर लेना है, रेस्ट करना है, अपनी 8 घंटे की नींद ज़रूरी पूरी करनी है। कोई भी फ़िज़िकल एक्स्ट्रा वर्क, जैसे मैं अपने मरीज़ों से कहती हूँ कि जब आपको लगे कि जी मुझे, हर इंसान की एक अपनी कैपेसिटी होती है काम करने की, उससे एक्सीड नहीं काम करना चाहिए, जितनी उसकी है उतना काम कर ले। और इसके साथ साथ उसको फॉलिक एसिड और बाकी मल्टीविटामिन्स प्रीनेटल ज़रूर लेने चाहिए, और ये सारी चीज़ें करनी। यानी बहुत ज़्यादा रेस्ट भी आप लोग तजवीज़ नहीं करते, और बहुत ज़्यादा नहीं है, काम भी जो है वो भी तजवीज़ नहीं करते कि आप ये करें। अच्छा, अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और वालिद का पॉजिटिव हो, तो लास्टली में ये बता दें, तो ये पहले या दूसरे हमल के लिए डेंजरस हो सकता है? जी, अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का पॉजिटिव है तो पहले बच्चे में नॉर्मली कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि माँ, जब भी ये इस तरह से होता है तो माँ के ब्लड में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो पहले हमल में तो हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन नेक्स्ट हमल में जब माँ खातून प्रेग्नेंट होती है तो वो बच्चे के आरबीसीज़ पे हमला करते हैं एंटीबॉडीज़, और जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये काबिल इलाज है, और इसमें ऐसे होता है कि जब हम फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उसमें हम कुछ टेस्ट कराते हैं। टेस्ट कराने के बाद ऐसी खातून को इंजेक्शन एंटी-डी लगाया जाता है, जो 28 से 30 हफ्ते में दौरान हमल लगता है,
और फिर डिलीवरी के बाद हम बच्चे का ब्लड ग्रुप कराते हैं। अगर माँ वाला ब्लड ग्रुप है तो उसको कोई इंजेक्शन नहीं लगता, लेकिन अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप अलहदा है, पॉजिटिव है, माँ का नेगेटिव है, तो फिर 72 घंटे के अंदर इंजेक्शन एंटी-डी मदर को दिया जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन रही। अभी वक्त में ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। हम कराची वाले तो बता रहे हैं कि आजकल तो सड़कों पर निकलना वहाँ पर ऐसे है जैसे बंदा तंदूर के पास खड़ा। पारा 43 डिग्री को अभी से छू रहा है और ऊपर से वो समंदरी हवाएं जो कराची वालों की लाइफलाइन होती हैं वो भी बिल्कुल खामोश हैं। शहर में हर तरफ गर्म और खुश्क हवाओं का राज है और हीट वेव का खतरा सर पर मंडला रहा है। दूसरी तरफ पंजाब में भी गर्मी का कम नहीं है, बस कहीं कहीं बादल आ जाते हैं और मौसम बेहतर हो जाता है। लेकिन कराची की सूरत हाल वाकई जी बहुत ही देखें तो बड़ी शिद्दत गर्मी की फील हो रही है। और खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं जहां बादल बरसने के इम्कानात हैं। शिमाली इलाकों में तो मौसम खुशगवार है, लेकिन मैदानी इलाकों के लिए फ़िलहाल एहतियात ही सबसे बड़ा मशवरा है। ओवरऑल क्या सूरत हाल रहेगी मौसम की, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात इरफान बेग साहब। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इरफान साहब, सबसे पहले कराची की बात कर लेते हैं। पारा 43 तक जा पहुंचा है। समंदरी हवाओं की बात करें तो वो ना ही चलने के बराबर हैं। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कब तक कोई कराची वालों को सुख का सांस मिल सकता है? देखिए, अभी फिलवक्त आने वाले दिनों में कराची में जो दर्जा हरारत होगा वो इतना अब नहीं बढ़ेगा। कल भी जो दर्जा हरारत है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ चुका है, लेकिन गर्मी जो है ना वो तो है। जो वो शिद्दत थी, जिस तरह 43 डिग्री सेंटीग्रेड परसों गया था, अब वो कम हो गया है। कल 38 था, आज भी इसी रेंज में 37-38 तक जो है ना वो ये जाएगा। बाकी जो है आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर मजीद जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन गर्मी जो है ना वो कराची में बरकरार रहेगी। ताहम जो हमारे वस्ती इलाके, जनूबी पंजाब के इलाके और बलाई सिंध और सिंध के दीगर इलाके जो होंगे, वहाँ पर आने वाले दिनों में अगले 2 से 3 रोज़ में ख़ास तौर पे 8, 9 और 10 को जो है ना वो दोबारा से जो है ना हीट वेव कंडीशंस जो है ना वो डेवलप होंगी। बिल्कुल ठीक है। इरफान साहब, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल तो दिखाई दे रहे हैं मगर हब्स और गर्मी बरकरार है। क्या जनूबी पंजाब में भी बारिश का कोई इम्कान है? देखिए, अभी फिल वक्त कोई ऐसा सिस्टम तो मौजूद नहीं है जो बारिश कर सके। ताहम लोकली जो है वो कोई बादल एक जगह पे बन गया, उससे कोई गर्द आलूद हवाएं चल जाए, इस तरह की सिचुएशन या एक आध जगहों पे हो सकती है। अदरवाइज ओवरऑल ज्यादातर जितना भी एरिया होगा साउथ पंजाब का, वहां पर गर्मी जो है ना वो बरकरार रहेगी। गर्मी बरकरार रहेगी। अच्छा, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो कितने इम्कानात हैं कि बारिश हो सकती है और क्या ये बारिश मैदानी इलाकों की गर्मी को कम करने में मददगार साबित होगी? देखिए, अभी फिल वक्त मैंने कहा कि वो जो मगरबी हवाओं का सिलसिला था वो कल जो है आज पाकिस्तान के सारे इलाकों से निकल चुका है। आने वाले दिनों में मौसम जो है पाकिस्तान के तूलो अर्ज पे जो है मौसम गर्म और खुश्क होगा। ताहम जो पहाड़ी इलाके होंगे, जिस तरह कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं आप, वहाँ पर मौसम खुश्क होगा। वहाँ पर भी जुज़वी अबरलूद मुख्तलिफ इलाकों में हो सकता है। अभी बारिश के चांसेस आने वाले 3 से 4 रोज़ में नहीं है। उसके बाद एक मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा, वो भी हमारे बलाई इलाकों में मतलब शुमाली इलाकों में होगा। उससे भी इतना असर जो है ना कि गर्मी का जोर टूट जाए जनूबी इलाकों में, वो नहीं है। आने वाले दिनों में गर्मी के चांसेस जो हैं वो ज्यादा है। बहुत शुक्रिया इरफान वर्क साहब आपके वक्त का। और कराची वालों के लिए जनाब है कि जो पारा 43 को छू रहा था अब वो कम हो चुका है और आने वाले दिनों में जो गर्मी की शिद्दत है वो बरकरार तो रहेगी, लेकिन उतनी बरकरार नहीं रहेगी जितनी हम पिछले दिनों में देख रहे थे। 43 डिग्री तक पारा जो है वो पहुंच चुका था। उम्मीद है समुद्री हवाएं भी सपोर्ट करेंगी। देख लेते हैं प्रोग्राम, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। और अक्सर लोग कहते हैं कि बड़े ख्वाब देखने के लिए बड़े वसाइल और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर होती हैं, लेकिन आज के हमारे जो स्पेशल मेहमान हैं उन्होंने इस सोच को ही जड़ से उखाड़ फेंका है। CSS 2025 के रिजल्ट में जहाँ कामयाबी की शरह सिर्फ 2.67% रही, वहीं पर ऐसी कहानियां हमारे सामने आई जो दिल को छू लेने वाली हैं। एक तरफ महविश नूर हैं जिन्होंने शेखुपुरा के गांव से निकलकर मुल्क भर में 7वीं पोजीशन हासिल की, तो दूसरी तरफ अतीका खालिद है जिनकी जिंदगी किसी मौजज़े से कम नहीं है और दादी की गोद में उन्होंने परवरिश पाई और फिर सरकारी स्कूल से अपना सफ़र शुरू करके
मेडिकल कॉलेज, असिस्टेंट कमिश्नर और अब पुलिस सर्विस तक पहुंचना, ये साबित करता है कि सितारे जो है वो अंधेरों में ही चमका करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अतीका की कहानी तो वाकई हिम्मत वाली है। और ज़रा सोचें, एक बच्ची जिसने जी बचपन में ये सीख लिया हो कि किस तरह से आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, और दादी ने जी उनका हौसला बढ़ाया और वो ना सिर्फ डॉक्टर बनी बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। और हाउस जॉब जैसी चीज़, जो थका देने वाली ड्यूटीज़, ये सब कठिन जो चैलेंजेस हैं इनको देखते हुए, फेस करते हुए आज जी वो CSS और PMS दोनों क्लियर करके आगे बढ़ चुकी हैं। और ये कोई मामूली बात नहीं है। और हमारे साथ दोनों ही सुपर वुमेन मौजूद हैं जिनसे आज हम उनकी जर्नी जानेंगे कि भाई ये कितना आसान था और कितना मुश्किल रहा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अतीका, सबसे पहले तो बहुत बहुत आप दोनों को मुबारक हो इस बड़ी कामयाबी की। वाकई बहुत मेहनत, लगन, थकन के बाद ये चीज़ अचीव होती है। तो आप अपनी पहले जर्नी के हवाले से बताएं, किस तरह से शौक पैदा हुआ, किसने गाइड किया कि इस तरफ चलना है और बस डट जाना है और आज इस मकाम पर पहुंचना है। माशाल्लाह। मैम, जर्नी बहुत ट्विस्टेड सा है और वो इस तरह से है कि प्रीवियसली मैंने MBBS किया और उसके बाद ड्यूरिंग MBBS ही मैंने पब्लिक हेल्थ फेलोशिप्स की थी। मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद अकेली मेडिसिन में मैं उस तरह से स्ट्रगल शायद ना कर पाऊँ जितना ज़्यादा मैं पब्लिक हेल्थ को और रिसर्च को लेके चलूँ, क्योंकि पाकिस्तान में रिसर्च की बहुत कमी थी। तो मैंने अपनी सेकेंड ईयर से ही रिसर्च साथ साथ की, रिसर्च फेलोशिप्स की। लेकिन इन माय फाइनल ईयर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझे इससे भी बेहतर कुछ करना है। अगर मुझे सिस्टम को बदलना है, अगर मुझे पॉलिसीज़ को बदलना है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर मुझे मरीज़ के सिम्टम्स की बजाय उसकी कॉज को देखना है, तो उसके लिए मुझे पॉलिसीज़ लेवल पे काम करना होगा। तो उस लेवल पे जाके फिर मैंने अपना PMS का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद CSS का एग्ज़ाम दिया और दोनों माशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। और प्रीवियसली एज एन असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग हमारी पोस्टिंग हुई और अभी एज एन ASP थ्रू CSS आई हैव बीन एलोकेटेड। कांग्रेचुलेशंस महविश, आपकी जानिब आएंगे। माशाल्लाह आपने मुल्क भर में 7वीं पोजीशन ही हासिल कर ली। यानी इतनी ज़बरदस्त आपकी प्रिपरेशन थी। कितना अरसा आपने इसकी तैयारी की, हमें ये बताएं। और क्या आपके ख़ानदान में भी कोई पहले से था जो कि CSS कर चुका था, या कोई आपके मेंटोर जिन्होंने आपको इस तरफ राग़िब भी किया, गाइड भी किया? जी जी, तो मेरे इलाके में या पूरे ख़ानदान में ऐसा कोई CSP नहीं था। इलाके में भी दूर नहीं। तक बिल्कुल पूरे इलाके में, क्योंकि मेरा ताल्लुक ज़िला शेखुपुरा के एक छोटे से गांव झबरा से है। तो वहाँ पूरे मेरी कम्बो बरादरी है, उसमें भी पूरी बरादरी में कोई अफसर नहीं करीब था। करीब भी कोई नहीं लगता। निकाल दी 7वीं पोजीशन लेके पूरे इलाके की। जी, तो बस मेरे फादर साहब का शुरू से उनका एक ख्वाब था कि उनकी बेटी किसी बड़े ओहदे पे जाए, क्योंकि हमारी पब्लिक परसेप्शन ये पाई जाती है कि ये जो बड़े अफसर होते हैं ये पता नहीं कौन सी मखलूक होती है जो ये बनती है। तो मेरे फादर साहब का, मेरी मम्मा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरी मम्मा बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनको बहुत शौक था कि मेरी बेटियां आगे बढ़ें, किसी मुकाम पे जाएं। और फिर वो कहते हैं ना कि जब आप किसी रास्ते पे निकलें तो फिर अल्लाह ताला वसीले बना देते हैं। तो मैं जब लाहौर आई तो अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ब्लेस्ड इनफ कि मुझे एक मेंटोर मिले, सर वकार हसन उनका नाम है। और मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। उन्होंने, वो भी एक फॉर्मर CSP हैं, तो उन्होंने मुझे थ्रू आउट द जर्नी बहुत ज़्यादा गाइड किया, प्रॉपर डायरेक्शन मुझे उन्होंने दी। तो माँ बाप की दुआओं से और सर वकार हसन की मेंटोरशिप से आई वाज एबल। वकार साहब, आपका भी शुक्रिया। आपने इतना ज़बरदस्त टैलेंट मुल्क को दिया। टैलेंट मुल्क को दिया, रोशन सितारे। और पेरेंट्स देखें, एतमाद करते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, और फिर बच्चे देखें उस एतमाद को आज यहाँ तक पहुँचा देते हैं। अतीका, आपकी जानी भी आऊँगी। जिस तरह से हम देखते हैं हाउस जॉब इतनी टफ होती है, 24-24 घंटे की ड्यूटी और फिर साथ में मुकाबले की तैयारी करना। आपने किससे ट्रेनिंग ली या खुद ही बस होता है कोई किसी एकेडमी का कोई सहारा नहीं, खुद से पढ़ा, खुद से स्टडी किया और पास कर पेशेंट को मैनेज किया, उधर आगे किताब खोल ली? किताब खोल ली। मैम, जैसे पहले प्रीवियसली हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें ना टाइम खुद निकालना पड़ता है। डेफिनेटली मुख्तलिफ चैलेंजेस होते हैं और बहुत से लोग मुख्तलिफ टास्क साइड बाय साइड कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मेरा केस ये था कि मैंने जितना मुझे टाइम मिल सकता था पढ़ाई के लिए मैंने निकाला, और डेफिनेटली साथ साथ मेडिसिन को भी मैनेज किया, प्रैक्टिस को भी मैनेज किया। लेकिन मुझे एक चीज़ पता थी कि मैंने कंसिस्टेंट रहना है और मैंने हार्ड वर्क करनी है। इन टर्म्स ऑफ अकेडमीज़ मेरा थोड़ा डिफरेंट इस तरह से रहा है, चूँकि मैं साथ साथ अपनी प्रैक्टिस कर रही थी और कुछ ऑनलाइन फेलोशिप्स भी कर रही थी, तो उसमें मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था कि मैं किसी अकेडमी को ज्वाइन करूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट, मुल्तान में ऐसा मुझे कोई, मेरा इनफैक्ट घर भी एक गांव साइड एरिया पे है, तो वहाँ पे कोई भी अकेडमी अवेलेबल नहीं थी। इनफैक्ट पूरे शहर में भी ऐसा कोई इतनी अच्छी अकेडमीज अवेलेबल नहीं है, तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था कि मैं प्रॉपर्ली किसी अकेडमी को ज्वाइन करूँ। कुछ टीचर्स हैं जिनसे मैंने
डेफिनेटली गाइडेंस ली और आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू देम, लेकिन स्टिल मेरे ख्याल में ये एक डुएबल चीज़ है जो कि हम खुद पर्सनली घर बैठकर तैयारी कर सकते हैं, और इसके लिए जस्ट आपको अपनी कंसिस्टेंसी चाहिए। और यानी कि आप एक परफेक्ट एग्जांपल है कि रिसोर्सेज हो ना हो, अगर आप में हिम्मत हौसला है, आपने ठान लिया है तो कामयाबी अतिका भाई ये आपके भी कदम बताएं कि बहुत सारे डॉक्टर्स जो है अब हम देखते हैं कि वो CSP बन चुके हैं। क्या वजह है कि ज़्यादा पढ़ने वाले लोग होते हैं तो वो कहते हैं जनाब ये तो मसला ही कोई नहीं है हमारे लिए, ये कुछ ऐसे ही निज़ाम में जिस तरह से आपने भी कहा कि चेंज लाना चाहती हैं, बिल्कुल। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि चेंज होने की ज़रूरत है और वो आप पावर में आके चेंज कर सकती हैं? प्रीवियसली जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि मेडिसिन डेफिनेटली रिवॉर्डिंग है, और इससे ज़्यादा रिवॉर्डिंग क्या ही हो सकता है कि आप किसी भी पर्सन की जान बचाएं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा सिस्टम कुछ इस तरह से हो रहा है कि डॉक्टर्स को उस तरह की वो चीज़ें नहीं मिल रही, उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो मेरा पर्सनल लेवल पे ये था, सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च को चूज़ करने का भी एक मेरा इंक्लिनेशन ये था कि मुझे उस लेवल पे वर्क करना है जहाँ पे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो, जहाँ पे हम पॉलिसी लेवल पे काम करें, जहाँ पे हम ये बताएं कि असल कॉज क्या है, क्योंकि एक डॉक्टर सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहा है। डॉक्टर के पास मरीज आएगा, उसने सिम्टम्स को ट्रीट किया, दवाई दे दी, दैट्स इट। लेकिन जो ऊपर बैठी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो रिसर्च का हो रही है, रिसर्च पे काम हो रहा है, वहाँ पे हम उन चीज़ों पे वर्क करेंगे जो असल कॉज है, और जब तक हम रूट कॉज ट्रीट नहीं करते चीज़ें और सिस्टम ठीक नहीं होता। तो दैट्स वाई रिसर्च को चूज़ करने का भी पर्पज़ यही था, फिर लेटर ऑन CSS PMS में आने का पर्पज़ भी यही था, और एट द सेम टाइम मुझे ये पता है कि मेरे पास यानी आप कहती है कि निज़ाम को मरहम पट्टी की नहीं सर्जरी की और ज़रूरत है। उसमें बड़ी ज़बरदस्त बात ये है कि इतनी स्टडी होने के बावजूद, इतनी अचीवमेंट होने के बावजूद भी विजन आपका क्लियर है और उस विजन को लेकर आप चल रही हैं। अच्छा, मैं भी आपकी जानिब आऊँगी, जिस तरह से हमने सुना है पहली अटेम्प्ट आपकी जो थी वो कामयाबी नहीं मिली थी, वो लम्हा कितना कठिन था कि एक इंसान इतनी स्ट्रगल करता है, इतनी मेहनत करता है, और फिर आगे से फेलियर जब सुनते हैं और फिर वो हौसला बढ़ाता है या इंसान टूट जाता है या दोबारा सोचता है कि मैं बहुत कम लोग होते हैं जो अटेम्प्ट दोबारा करूंगा। अटेम्प्ट करते हैं, हिम्मत कर पाते हैं। अच्छा, उसके लिए मैं यही कहूँगी कि वो कहते हैं ना, माली दा कम पानी लाना पर मशकान लावे, ते मालिक दा कम फल फूल लाना और लावे या ना लावे। तो मेरा यही मानना है कि जो कामयाबी का रास्ता है वो नाकामी से गुजर के ही जाता है, और ये जो फेलियर होता है ये इट इज़ अ ब्लेसिंग इन दिस गाइज। ये आपका बेस्ट वर्जन आपका बना देता है, ये आपको दिखाता है कि लाइफ का जो अदर एस्पेक्ट है वो क्या है। अदर देन दैट मेरी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बड़ी स्मूथ रही। तो ये एक जो फेलियर था उसने मुझे वो दूसरा एस्पेक्ट भी लाइफ का दिखाया। तो मुझे लगता है उसी की वजह से था कि वो नाकामी के बाद अल्लाह ताला ने मुझे इतनी बड़ी अचीवमेंट दी कि पूरे पाकिस्तान में मुझे 7th पोजीशन दी। तो उन सब से भी मैं यही कहूँगी जो एलोकेट नहीं हुए या जो पहली या दूसरी अटेम्प्ट में अपनी कामयाब नहीं हो सके, तो अल्लाह पे भरोसा रखें, आप भी ज़रूर कामयाब होंगे। अच्छा, हमें एक खुदिया ये भी बताएं कि CSS करने वालों की हमारी भी डिस्कशन होती है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश की, कि इसमें हमने जनाब कैसे जो है वो पासिंग मार्क्स भी लेने हैं, चले हम किसी तरह से निकल जाएं इस पे से। आप कोई टिप शेयर करना चाहें कि किस तरह से आप जो अंग्रेजी का इम्तिहान है कम से कम वो आप इम्तियाजी नंबरों से तो पास कर सकें? अच्छा, उसके लिए मैं यह कहूँगी कि जो इंग्लिश ऐसे है वो मेक और ब्रेक होता है CSS का। तो बहुत से बच्चे बाकी सब्जेक्ट्स पे तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं और ऐसे को उन्होंने रखा हुआ थे आखिरी 1-2 महीने में हम उसको तैयार कर लेंगे। मैंने रूल अप्लाई किया था 80 to 20, जो 80% मेहनत थी वो मैंने ऐसे पे की थी, इंग्लिश ऐसे पे, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ये क्वालिफाई कर गई तो बाकी मैं कर लूँगी, और फिर 20% मैंने बाकी सब्जेक्ट्स पे की थी। और जैसे मैंने अपने मेंटोर का जिक्र किया, वो इंग्लिश ऐसे के एक्सपर्ट हैं, तो उन्होंने भी मुझ पे उससे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, रिटर्न प्रैक्टिस बहुत थी, और फिर रीडिंग मैंने बहुत अच्छी किताबें मैंने पढ़ी, लिटरेचर, फॉरेन ऑथर्स मैंने पढ़े। बिल्कुल। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा अतिका, आपकी तरफ आऊँगी, जिस तरह से होता है ना पेपर भी पास कर लेते हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाता है बंदा, इंटरव्यू बहुत टफ होता है, माइंड गेम होती है और आपकी पूरी पर्सनालिटी को ऑब्जर्व किया जा रहा होता है, कितना टफ वो लम्हा होता है? मैम, पहले तो सबसे पहले रिटर्न पास करना होता है, फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल होता है और उसके बाद फाइनली इंटरव्यू होता है। लेकिन इंटरव्यू के केस में ना बहुत सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी जज हो रही होती है। सो इट डिपेंड्स। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छे मार्क्स दिए होते हैं रिटर्न में, लेकिन उनको इंटरव्यू में नहीं मिल पाते। कुछ का कंपेंसेशन रिटर्न के जरिए, इंटरव्यू के जरिए से हो जाता है, रिटर्न का कंपेंसेशन। सो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव और ये डिपेंड करता है पर्सन की पर्सनैलिटी पे। और बाजू का ये होता है कि पैनलिस्ट भी चेंज होते रहते हैं, सो वो पैनलिस्ट की भी डिपेंड कर रहा होता है कि वो किस तरह से, उनकी आउटलुक क्या है
देखने की। सो अगेन मैं यही कहूँगी कि अगर हम एफर्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे सामने ज़रूर आती है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको अगर रिटर्न में मार्क्स नहीं मिले तो वो इंटरव्यू में डेफिनेटली मिल जाते हैं। जैसे मेरे केस में मेरे पीएमएस में रिटर्न में इतने मार्क्स नहीं थे, लेकिन मैंने इंटरव्यू में टॉप किया था। मेरे इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क्स थे पूरे पंजाब में। सो डेफिनेटली मेरा अगर कंपेंसेशन आपने इंटरव्यू में टॉप किया तो फिर तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपसे क्या पूछा गया था इंटरव्यू में। हमें थोड़ा सा ये भी बताएं अगर आप शेयर करना चाहें। वो टिप्स भी शेयर करें ना। इंटरव्यू में ना मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस चेक हो रहा होता है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा अगेन सब्जेक्टिव है। कंटेंट के बारे में क्रैमिंग और रट्टा मार के वहां पर जाके सुनाना वो मैटर इतना नहीं करता। नहीं कर रहा होता। उनको फौरन पता चल जाता है कि इसका कॉन्फिडेंस इस पर्सन का कितना है, इसकी आउटलुक चीज़ों को लेके क्या है, पर्सनैलिटी कैसे है। और अगर वो ये सारी चीज़ों पे टिक हो जाता है तो मेरे ख्याल में आपको सवाल नहीं भी आते तो भी यू कैन गो। अब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि ज्योग्राफी के और पंजाबी के बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो स्किप हुए थे। ऑल्दो मेरे साथ जो बहुत से लोग थे उनके स्किप नहीं हुए थे। मेरी चूंकि साइंस जो साइंटिफिक साइड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे सोशल साइंसेस वाली चीज़ों को याद करते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, अशार को याद करते हुए और इन चीज़ों को। लेकिन स्टिल चेयरमैन साहब को पता था कि इसकी जो है वो कॉन्फिडेंस और आउटलुक ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने मुझे मार्क्स दिए। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि हमें ना ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा इंटरव्यू में हमें मार्क्स नहीं मिल रहे या रिटर्न में नहीं मिल रहे। हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए। अगर रिटर्न में नहीं आ रहे तो इंटरव्यू में जरूर आ कहीं ना जाएंगे। कहीं मतलब वो कंपनसेट हो जाएगा। अच्छा मैं विश आप इंटरव्यू के हवाले से बताइए आपका क्या कैसा पूछा, experience था? कैसा एक्सपीरियंस था? इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था, क्योंकि इवन मैं शेयर करना चाहूँगी कि एक रिमार्क्स जो मुझे चेयरमैन साहब ने दिया कि उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ, एंड आई सेड सर आई वांट टू बी द वेरी बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, एंड ही सेड महविश यू आर ऑलरेडी द वेरी बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आगे बताया अब आपने क्या करना। तो वो था कि मैं काम कंपोज थी, मैंने प्रैक्टिस इसकी बहुत ज़्यादा की हुई थी, तो बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। अच्छा पर्सनालिटी के क्या ट्रेड्स होते हैं? असाब पे कंट्रोल रखना, मतलब इंटरव्यू होता है ना तो बड़े लोग प्रेशर में होते हैं, काम पर होते हैं, बहुत अच्छा पेपर भी करके आए तो पास भी होते हैं। तो क्या टेक्निक्स हैं जो देखने वाले हैं, जो इंटरव्यू अभी क्लियर करना चाहते हो या मेहनत कर रहे हो उनके लिए? बस यही है कि आपने शटर नहीं करना खुद को। अब जैसे हम उनके सामने बैठे हैं, दे वांट अस टू परफॉर्म, वो चाहती हैं कि हम परफॉर्म करें, तो वो कुछ भी ऐसे नहीं होता कि वो हमें डरा रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। वो बड़े अच्छे चिल माहौल में वो बैठे होते हैं और बड़ा अच्छा आपको ट्रीट कर रहे होते हैं। आपको कोई क्वेश्चन आता है आप आंसर दें, जो नहीं आता बड़ी पोलाइटली कह दें कि सॉरी सर मुझे ये नहीं आता, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हम हर चीज़ को जानते हों। तो बस वो कॉन्फिडेंस है, उसकी प्रैक्टिस से वो आ जाता है कि आप बस काम कंपोज रहें, जो चीज़ आती है वो आंसर दें, जो नहीं आता उस पर अपोलोजाइज कर लें। जिस पे कमांड नहीं है उस तरफ आप मत जाएं, आप माजरत करने को बेहतर है। अतीका, आप क्या शेयर करना चाहेंगी इसमें? बिल्कुल ऐसा ही है। हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि ऑनेस्ट होना चाहिए अपने आंसर्स में, क्योंकि एज एन ऑफिसर भी वो हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। वहाँ पे जब हम बैठे होते हैं तो वो एक ऑफिसर देख रहे होते हैं हमें कि कल को जब ये फील्ड में जाएंगे तो ये किस तरह से परफॉर्म करेंगे, और ये एग्जैक्टली। तो वो ह्यूमिलिटी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट ऑनेस्टी। अगर हम अपने जवाब में ऑनेस्ट हैं तो इसका मतलब ये है कि हम आगे जाके भी अपनी फील्ड में ऑनेस्ट रहेंगे। सो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। डबल गेम या कोई भी ऐसी चीज़ जब हम उस पॉइंट पे कर रहे होते हैं तो उनको फौरन समझ आ जाती है कि हमें नहीं आता। सो मेरे ख्याल में हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए, और ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि हम दुनिया का सारा नॉलेज हासिल कर लें। और इवन सीएसएस के बारे में कहा जाता है कि पता नहीं कितना पढ़ना पड़ता है। मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, कितना पढ़ना पड़ता है। और बिलीव मी, मेरी प्रिपरेशन अगर मैं कहूँ बाकियों के मुकाबले में बहुत कम टाइम की है, और क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था इतना, लेकिन स्टिल अल्लाह ताला हैज़ ब्लेस्ड, क्योंकि मेरी स्ट्रेटेजी बहुत स्मार्ट थी और मैंने उन चीज़ों को बड़ा अपनी स्ट्रेंथ के साथ प्ले किया। सो दिस इज कम्प्लीटली डूएबल। अच्छा माविश, जो लोग देख रहे हैं जो सीएसएस का इम्तिहान देना चाहते हैं, जैसे कि अतीका ने भी कहा कि बहुत सारी बुक्स, कॉन्सेप्ट यही है कि हर वक्त बस पढ़ते रहना है, कमरे में खुद को बंद कर लेना है, किताबी कीड़ा बन जाना है तो ही पता नहीं सीएसएस कर सकते हैं। बहुत कोई हवा बनाया हुआ है हमने सीएसएस को। कितना इजी है, कितना स्मार्टली हमें पढ़ना पड़ता है कि हम ये पेपर क्लियर कर लें? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको किताबी कीड़ा बन जाना है या ऐसा नहीं होता है। आपने स्मार्टली प्ले करना होता है चीज़ों को और बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर आप बिल्कुल अपनी सोशल लाइफ एलिमिनेट कर देंगे तो वो आप तो पागल बन जाएंगे ना। तो अपने सिर्फ अच्छी किताबें पढ़ें। मैं जैसे एक किताब पढ़ती थी तो मेरा कोशिश होती थी मैं 2-3 घंटे में इसको ख़त्म कर दूं, क्योंकि उसको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना, उसमें से सिर्फ मेन थीम एक्सट्रैक्ट करना है। बिल्कुल क्रक्स निकालना है। तो अच्छी सारी 10 से 15 किताबें हैं, उनका क्रक्स निकालें, उनके अपने नोट्स बनाएं, उनको रिवाइज करें, अच्छे से टेस्ट दें, अच्छी से प्रैक्टिस करें। दैट्स इट। ये इतना सही होता है। और अतीका, आप भी कोई क्विकली हमें मैसेज दे दें खवातीन को सीएसएस के अलावा भी जिंदगी के किसी भी अगर वो शोबे से उनका ताल्लुक है तो उन्हें कामयाबी के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी, जो आपका दिल करे। अप टू यू।
ख़वातीन को मैं ये कहना चाहूँगी कि यू हैव टू क्रिएट एन इम्पैक्ट वट एवर कम्स अलॉन्ग द वे, कि आपको एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, चाहे वो कुछ भी ज़िंदगी में आपके सामने आता है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो CSS PMS है, या ज़िंदगी की कोई भी फील्ड है। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंट रहती हैं, जब आप अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करती हैं कि ये हम में ताकत है और हम कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दुनिया भी आपको मानती है। लेकिन अगर आप खुद ही वीक हो जाती हैं तो फिर दुनिया तो डेफिनेटली आपको वीक कंसीडर करेगी ही। तो खुद में स्ट्रांग रहना है, एफर्ट करनी है, मूव ऑन करते रहना है और अपनी एबिलिटीज पे यकीन करना है, हमेशा अपना नाम बनाना है। ये नहीं है कि ठीक है आपका नाम किसी इंसान से नहीं होना चाहिए, आपका अपना नाम होना चाहिए। और जब डेफिनेटली आप कुछ एफर्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला भी आपको नवाजेंगे और मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। जबरदस्त मैसेज, बहुत खूबसूरत मैसेज, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन रही। और जी ख़वातीन के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त मैसेज है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और CSS का इम्तिहान इतना भी कोई हवा नहीं होता। आपने बस स्मार्टली स्टडी करनी है, मेहनत करनी है, लेकिन आपने तैयारी करनी है, कंसिस्टेंट रहना है इस चीज़ में, और यकीन रखना है। वो खुद कह रहे हैं कि जनाब आपने किताबी कीड़ा नहीं बनना, आपने बहुत सारा जो है बैलेंस से क्रिएट करना है अपनी लाइफ के अंदर, तो ये सब कुछ जो है वो मुमकिन है, आप भी ये कर सकते हैं। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। और हम रोज़ाना शीशे के सामने खड़े होकर आईने में जनाब जब खुद को संवार रहे होते हैं, गौर भी करते हैं कि 25 साल की उम्र जो ही आपने पार की, चेहरे में थोड़ा सा बदलाव आना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं जी कोलेजन कम हो गया है, अब तो झुर्रियाँ ही आपका मुकद्दर हैं, और आप इसको एक्सेप्ट कर लें तो बेहतर है। लेकिन सच तो ये कि झुर्रियाँ किस्मत से ज़्यादा हमारी लापरवाही की वजह से होती हैं। तेज़ धूप में बगैर सन ब्लॉक लगाए निकल जाना, या फिर सारा दिन पानी ना पीना, ये कुछ ऐसी गलती हैं जिनका जुर्माना हमारी जिल्द बुढ़ापे की सूरत में भरती है भरी जवानी के अंदर। और हमें तो लगता है कि हम स्किन केयर के नाम पर अक्सर स्किन का नुकसान ही करते हैं। पता ही नहीं है हमें कि ज़रूरत किस चीज़ की है, स्किन टाइप हमारी क्या है, क्या चीज़ हमें सूट करेगी, क्या सूट नहीं करेगी। मर्द हज़रात तो फिर भी गुजारा कर लेते हैं, उनकी स्किन भी बहुत अच्छी होती है, साबुन लगा लें तो बस ठीक है। ख़वातीन के ये मसाइल हैं, जहनी मसाइल हैं, हार्मोनल इश्यूज हैं, ख़वातीन को इश्यूज हैं, मर्द ही इशू हैं ख़वातीन के। इतना साबिर पैदा हुआ है ना कि वो हेड टू टो एक ही साबुन से भी गुजारा कर सकते, एक्चुअल में काम चल सकता है। एक्चुअल में जो मसाइल है ना वो मर्द की तरफ से, तो ख़वातीन उन मसलों को लेकर जब परेशान होती हैं, तो वो हार्मोनल चेंजेस जब आते हैं, स्किन में प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेस होता है, तो बहुत सारी चीज़ें खैर होती हैं। ऑन अ लाइटर नोट ये मैं बात करी थी, लेकिन सीरियसली बहुत मेजर प्रॉब्लम जो है आजकल ये है कि हमारे डाइट इशू है, महंगी महंगी क्रीम्स लगाते हैं, फिर हमें कुछ समझ ही नहीं आता हमारी स्किन टाइप क्या है कि उसके अकॉर्डिंग क्या हमने अपनी स्किन केयर करनी है। तो ऐसे में हम सोचते हैं कोई जादुई नुस्खा हो, कोई ऐसी क्रीम हो, कुछ हो, रातों रात जी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएं, सुबह उठें तो ग्लास स्किन हो, चमकती स्किन हो और ख़ूबसूरत नज़र आएँ। और लेकिन इसके बरक्स हमें कुछ और ही नज़र आता है। तो आज इसी मौजू पर बात करेंगे हमारे प्रोग्राम में जी। बहुत ही प्यारी माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर कंजा हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे कि अपनी स्किन को बेहतर कैसे कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मसला तो आपने सुने लिए है दोनों तरफ का, बहुत सारे मसाइल मैंने सुन लिए हैं, ख़वातीन के मसाइल, मर्दों के मसाइल, सब आप हल बताना शुरू करें, करना क्या है हमने। अच्छा, स्किन बेचारी को इतना वो प्लेइंग ग्राउंड ना बनाएं कि हर चीज़ उस पर डाल दें कि मर्द अगर ठीक नहीं है तो स्किन ख़राब हो जाएगी, और इमोशंस ठीक नहीं है तो स्किन ख़राब हो जाएगी। ऐसा नहीं है, स्किन की अपनी साइंस होती है। और 25 ईयर्स के बाद डेफिनेटली हमारा 1 to 2% कोलेजन टूटना शुरू हो जाता है, और हमें उसकी थोड़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। और कुछ ना कुछ ऐसी क्रीम्स, ऐसे मॉइस्चराइजर्स और सनस्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है जो आपके कोलेजन को टूटने से भी बचाएं और नया कोलेजन बनाने में भी हेल्पफुल हो। तो बिल्कुल आपकी स्किन केयर जो होती है वो फाउंडेशन होती है। अगर राइट अमाउंट में और राइट क्वालिटी की स्किन केयर की जाए तो डेफिनेटली इट हेल्प्स अ लॉट। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा, फिर हमें ज़रा स्टेप बाय स्टेप आप बताएं कि 25 के बाद आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि आपकी स्किन जो है वो यंग रहे। कौन सी चीज़ें जो आप 25 से पहले जिनका ख्याल नहीं रखते होते, लेकिन आप रेकमेंड करते हैं कि आफ्टर 25 या एक सर्टन एज के बाद आपको ये चीज़ें करना ज़रूरी है अपनी स्किन केयर? जी बिल्कुल, अब स्किन केयर स्टार्ट ही 25 के बाद होती है। 25 से पहले आपको एज सच स्किन केयर नहीं चाहिए होती। इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी बहुत अच्छी स्किन है, हमारा पिगमेंट है, हम मेलानिन अल्लाह ने हमारे अंदर बनाया है, तो हमें एज सच सन प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत नहीं होती बिफोर 25 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि हमारे नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स और सन प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ मेलानिन या पिगमेंट हमारे अंदर होती है। लेकिन जैसे ही 25 ईयर्स के बाद आप क्रॉस करते हैं तो एकदम से लोग कहना शुरू होते हैं कि एकदम से चेंजेस आ रही हैं स्किन के अंदर, खासतौर पर अंडर आई एरियाज़ में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं,
कुछ एरियाज हैं वो अनइवन स्किन टोन में जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये अर्ली स्टेजेस ऑफ कोलेजन की ब्रेकेज होती है कि कोलेजन की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं रही और कोलेजन टूटना भी शुरू हो गया है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या है, एक अच्छा सनस्क्रीन ज़रूर ऐड करना है। सनस्क्रीन आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली होता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगाते हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप क्रीमी टेक्सचर का सन ब्लॉक लगाते हैं। और सन ब्लॉक की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो आपने ज़रूर देखनी होती हैं कि 50 SPF होना चाहिए आपके सन ब्लॉक के अंदर और 3+ के साइंस उसमें लाजमी होने चाहिए। ये 2 डिफरेंट UV रेज की ब्लॉकेज करते हैं, UVB एंड UVA। UVB हमें बताता है कि कितना SPF है, 50 है, 100 है। 50 कम से कम होना चाहिए, 100 तक भी ले सकते हैं। और 3+ के साइंस का ये मतलब है कि आप UVA से आपकी बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है। तो ये 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, कोलेजन की बहुत धूम है, सोशल मीडिया पे भी देखें, हर जगह कोई ना कोई कोलेजन पी रहा है, कोई टेबलेट्स खा रहा है, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? अच्छा जी, कोलेजन बिल्कुल भी खाने से आपकी स्किन में नहीं जा सकता। कोलेजन का एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है और आप देखते हैं बहुत पाउडर फॉर्म्स में और आपके डिफरेंट फॉर्म्स में आ रहे हैं, शॉट्स आ रहे हैं कोलेजन के। तो आप पीते हैं तो आपके इंटेस्टाइन में जाके टूट जाता है बिल्कुल और छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आपकी इंटेस्टाइन्स की मर्जी है कि वो कितने अमाइनो एसिड्स अब्जॉर्ब करके आपकी इंटरनल सिस्टम्स तक भेजती हैं। वहाँ से भी बहुत सारे और प्रोसेसेस होते हैं जो मिल के कोलेजन बनाते हैं। इसलिए ये कहना कि मैंने कोलेजन खाया और वो एज इट इज़ जाके स्किन पे लग जाएगा, इस तरह से साइंस काम नहीं करती है। आपको अच्छी डाइट लेनी है, वो प्रोटीन या वो अमाइनो एसिड्स आप अच्छे गुड प्रोटीन से भी ले सकते हो। जैसे आपकी फूड में अंडा है, चिकन है या चिक पीस हैं, सारी दालें आपकी रिच इन प्रोटीन्स हैं। तो यहाँ से भी आप वो सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ले सकते हो जो कोलेजन बनाने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद विटामिन सी हमें बहुत सारा चाहिए होता है अच्छा कोलेजन बनाने के लिए। वो आप सिट्रस फ्रूट की फॉर्म में ले सकते हो, नींबू पानी की फॉर्म में ले सकते हो और डिफरेंट जो भी अभी मार्केट में फ्रूट अवेलेबल हैं, जैसे अभी तरबूज आया हुआ है तो तरबूज में विटामिन सी 95% वाटर और उसके साथ ग्लूटाथायोन भी है। ग्लूटाथायोन इज़ अ वाइटनिंग एजेंट। तो इस तरह की बहुत सारी अच्छी फूड लेने से आप अपनी स्किन केयर रूटीन को बहुत सारा मिनिमाइज कर सकते हो। और मैं ख्याल है कि 3 बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर स्किन को चाहिए होती हैं, आपकी सनस्क्रीन, एक मॉइस्चराइज़र और एक अच्छा जेंटल क्लेंजर। इसके अलावा आपकी स्किन को कुछ नहीं चाहिए। उसके अलावा आप जो भी कराओगे वो साइंस बेस्ड और एविडेंस बेस्ड कुछ ट्रीटमेंट्स कराओगे जो आपका कोलेजन बिल्ड करेंगे और लॉन्ग टर्म तक आपकी स्किन को यंग रखेंगे। अच्छा, ये जो आप बता रही हैं कि 3 चीज़ें अब ज़रूरी हैं, इनमें भी लोग देखा देखी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो कोई बताता है कि जी मैंने ये इस ब्रांड की ये चीज़ें यूज़ की हैं और मुझे ये प्रोडक्ट बड़ी सूट की है, तुम भी यूज़ करो। ये जो एक्सपेरिमेंट है, आप इसको कितना डिस्करेज करती हैं, कितना डैमेजिंग होता है ये स्किन के? वेरी डैमेजिंग, वेरी डैमेजिंग। अभी रिसेंटली मैंने एक केस देखा, एक्नी की बात हम कर रहे थे तो एक्नी एक बच्ची आई, उसने कहा कि मुझे एक्नी नहीं थी, मेरी फ्रेंड को एक्नी थी और उसने एक कैप्सूल होता है आइसोट्रेटिनोइन, उसने खाया तो उसकी स्किन साफ शफाफ चमकती हुई होगी। उसको तो बेचारी को एक्नी थी, उसकी एक्नी ठीक हुई तो उसकी स्किन अच्छी हो गई। अब इस बच्ची ने देखा, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्ची थी, कि इसकी स्किन इतनी अच्छी हो गई है तो मैं भी आइसोट्रेटिनोइन खाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने खाया उसको ऐसे ब्रेकआउट्स आए कि अभी 2 साल हो गए हैं हमें उसकी एक्नी ट्रीट करते हुए, स्कारिंग ट्रीट करते हुए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको हर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है और किसी का वो देख के मुंह के लाल हुआ है खुद थप्पड़ मार के लाल नहीं करते हैं। तो प्लीज़ डू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट और अ डॉक्टर कि आपको ये चीज़ें सूट भी करेंगी या नहीं है। आपकी स्किन के लिए कुछ और हो सकता है जो बेटर काम करे। तो प्लीज़ इसलिए कंसल्ट ज़रूर कर लिया करें। स्किन बहुत बुरा मान जाती है समटाइम्स। ऐसे ही है, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग मतलब आपको और डॉक्टर की मदद से थोड़ा इलाज करना है। ये नहीं आपने सोशल मीडिया पे देखा जिसकी स्किन अच्छी थी उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया और आपने सोचा कि मेरी भी ऐसी हो जाएगी। ये बहुत बड़ा स्कैम है। अच्छा, कोलेजन पे जब हम बात कर रहे हैं तो एक ये भी अब मिथ है, ये तो आप ही क्लियर कर सकते हैं कि ये जी खत्म हो जाता है तो फिर दोबारा रीबिल्ड नहीं होता। ये रीबिल्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए इंसानी जिस्म में ना कुछ चीज़ें हैं जो अल्लाह ने रीजनरेशन के लिए बनाई हैं, उनमें से स्किन और लिवर एक है। लिवर भी खुद को रीजनरेट कर सकता है और स्किन तो हर महीने अपने आप को रीजनरेट करती है। आपकी कभी भी वो स्किन नहीं होती है, 30 दिन के अंदर आपकी स्किन चेंज हो जाती है। तो शेड ऑफ होती रहती है, माइक्रोस्कोपिकली आपको नज़र नहीं आ रहा होता। इसलिए ही तो मर्द हजरात अगर फेस भी ना धोएं तो उनके चेहरे ठीक रहते हैं, नहीं तो कितनी मैल जम जाए और कितनी स्किन ऊपर ऐसे डेब्री बन जाए। बिल्कुल। तो ये हमारे ऑटो मैकेनिज्म है। अगर आप साबुन भी ना लगाएं, फेस वॉश भी ना लगाएं, अल्लाह का निज़ाम इतना परफेक्ट है कि आपकी स्किन खुद ही शेड ऑफ हो रही होती है, वो खुद को खुद ही रिन्यू कर रही होती है।
तो यस, अगर हम उसको किसी खास किस्म की स्टिमुलेशन दे दें, जैसे माइक्रोनीडलिंग की फॉर्म में, पीआरपी की फॉर्म में, या कुछ रीसर्फेसिंग लेजर्स की फॉर्म में, तो वो नया कोलेजन बिल्ड करना शुरू कर देती है। अच्छा, ये जो एंटी एजिंग की प्रोडक्ट्स हैं या जो भी ट्रीटमेंट्स हैं, इनको इस्तेमाल करने का सही टाइम क्या है? आइडियली क्या टाइम होना चाहिए? किस एज में आपको यूज़ करनी चाहिए और इसमें एहतियात क्या करनी है? जी देखिए, एंटी एजिंग में अगर हम टॉपिकल क्रीम्स की बात करें तो एक ही एजेंट है जो कि एविडेंस बेस्ड है, जिसमें बहुत रिसर्च हुई है कि जिसको टॉपिकल लगाने से आपकी एजिंग रिवर्स हो सकती है, कोलेजन बिल्ड हो सकता है, और वो है रेटिनॉइड्स। ट्रेटिनॉइन की फॉर्म में आता है। इसको हमेशा रात को लगाया जाना चाहिए, और 25 के बाद आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। आइडियली क्योंकि हमारे यहाँ वेदर्स बहुत हार्श होते हैं, तो हम कहते हैं 30s के बाद आप स्टार्ट करें, रेटिनॉल सिरम्स का इस्तेमाल शुरू करें या ट्रेटिनॉइन क्रीम्स का इस्तेमाल शुरू करें, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करना होता है। आप एकदम से हर रोज़ नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इरिटेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं और आपकी स्किन को इरिटेट करते हैं, फिर फोटो सेंसिटिविटी कॉज करते हैं। तो आपने क्या करना होता है कि हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा से शुरू करें, रात को लगाएंगे, नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी सन प्रोटेक्शन अच्छी होगी, फेस वॉश करके बाहर निकलेंगे, क्योंकि इससे अगर आप लगा के सूरज में चले गए तो आपका सन बर्न हो जाएगा। तो इसलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता टॉलरेंस डेवलप करनी है, और ये लंबे अरसे तक लगाने से काम करते हैं। ये ऐसे नहीं है कि आपने 1 महीना लगाया, 2 महीना लगाया, आपने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मैं छोड़ दूँ। इट्स जस्ट लाइक योर टूथब्रश, जैसे आप सुबह उठ के टूथब्रश करते हैं, इससे आपने रेटिनॉइड्स लगाने होते हैं ताकि 10 साल तक लगाते रहेंगे तो आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी रहेगी। सही, यानी कि लाइफस्टाइल की तरह ही है ये भी, एक मेंटेन करना है आपने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कंजा आपके वक्त का, और जी स्किन को हेल्दी रखने के लिए, चमकदार रखने के लिए, शाइनिंग रखने के लिए, जिस तरह से हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, ये सब ना आप करें, आप डॉक्टर की मदद लें और अपनी स्किन के अकॉर्डिंग उस पर चीज़ें जो हैं अप्लाई करें, और सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, और अपनी स्किन को बेहतर रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, डाइट अच्छा रखें। अभी वक्त पर ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, इस बात पे डिबेट चल रही होती है घरों में कि पहले कभी एक दौर होता था जब घर में रिश्ते वाली आंटी आती थी तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था कि किसी के रिश्ते की बात चल रही है। एक भरोसा होता था कि बंदा वेरीफाइड है, ये भी उनको जानती हैं कि दरमियान में हमारे कोई काबिल एतमाद ऐसा लिंक मौजूद है। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है और हर चीज़ मोबाइल की स्क्रीन पर सिमट आई है। बस आपने एक स्वाइप किया और रिश्तों की एक लंबी लाइन है जो लग जाती है। लेकिन इस स्पीड ने रिश्तों से सच्चाई और वो सुकून छीन लिया है। अब तो रिश्ता ढूंढना ऐसा हो गया है जैसे कोई ऑनलाइन सेल लगी हो जहां हम जिंदगी भर का जीवन साथी नहीं बल्कि किसी अच्छी डील की तलाश में हो। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये वाकई बड़ी पते की बात है, सेल लगी हुई है रिश्तों की। और अब तो रिश्ता खुलूस से ज़्यादा हम देखते हैं कि फ़ोटोशूट तक महदूद है, या प्रोफाइल्स देख लो, या फ़िल्टर लगी तस्वीर देख लो। वो फ़िल्टर लगी तस्वीर तक हम बड़े इम्प्रेस हो जाते हैं, जब रियल लाइफ में देखते हैं तो बहुत दुखी भी होते हैं। फिर बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं वो जो कमिटमेंट है और वो जो शादी वाला एक जज्बा है, निकाह वाला जो जज्बा है, वो कहीं खो गया है। बस हमें सोसाइटी को खुश करने के लिए, या कहीं ना कहीं बस शादी करनी है क्योंकि मुआशरे में चलता आ रहा है, तो शादी के लिए हम जी इन ऐप्स का सहारा लेते हैं। और इसी तरह कोई जो ख़ानदान है वो बिल्ड नहीं हो पाता, रिश्ते बिल्ड नहीं हो पाते हैं। तो इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रिलेशनशिप कोच मिसेस खान। उनसे जानेंगे कि क्या स्मार्टफोन की वजह से ये जो रिश्ते हैं आसान हुए हैं या मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा मिसेस खान, बताइएगा, पहले हम ट्रेंड देखते थे, एक रिश्ते वाली आंटी होती थी, एरिया में घूमती थी, अच्छे रिश्ते दिखाती थी, और उन्हें नो हाउ भी होती थी कि किस इंसान से मिलवा रही हैं, या कौन सी लड़की है, उसका सारा बैकग्राउंड पता होता था, या लड़के का बैकग्राउंड पता होता था। आज के दौर में सिर्फ एक प्रोफाइल है, उसको देखकर आप इम्प्रेस होते हैं, सारा लाइफस्टाइल उसी प्रोफाइल में आपको नज़र आता है, और कैमरे के पीछे क्या रियलिटी है वो जानने की कोई इतनी अहमियत पर गौर भी नहीं करता। तो ये कितने ट्रेंड्स बदल चुके हैं और कितने मसाइल बढ़ चुके हैं इसकी वजह से। देखें, अब आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि हर चीज़ में तब्दीलियां आ रही हैं जी, शॉर्टकट्स आ रहे हैं। अब आप देखें कि फासले इतने बढ़ गए हुए हैं, एको हो रहा है, फासले इतने बढ़ गए हैं, और फिर जाना आना इतना मुश्किल हो रहा है, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इतने हो रहे हैं कि लोग अब प्रोफाइल शेयर पसंद करते हैं जी, है ना। अब आप पहले जब आप एक प्रोफाइल देख लेंगे, एको हो रहा है, तो आपको एक शॉर्ट आइडिया हो जाएगा कि लड़की कैसी है।
उसकी हाइट कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है। अगर आपको समझ में आती है प्रोफाइल, जैसे आप डॉक्टर्स की प्रोफाइल देख रहे हैं, उसमें पिक एंड चूज आप फटाफट कर लेंगी और वहीं जाएंगी जहाँ कोई सूटेबल प्लेस होगी। उससे काम ज़रा आसान भी हो गए, डिफ़िकल्ट तो हो गए कि वो अपनी पिक्चर्स को वो ज़्यादा वो कर लेती हैं, ट्रांसफॉर्म व्हाटएवर। तो उसमें ये होता है कि जब लड़की देखो जाकर तो वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली उसका रंग सांवला होता है, जबकि उसने पता नहीं क्या क्या लगाकर अपने फेस पर अपने आइज़ का कलर चेंज किया होता है, अपना रंग साफ किया होता है। इसमें तो बहुत तब्दीलियां आ चुकी हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर ये चाहते हैं कि ओरिजिनली अपनी जो आपका फेस है आप उसमें तस्वीरें भेजें। अगर आप ग्लासेस लगाती हैं वो भी आप बताएं, और बाकी आपकी हाइट वगैरह, आपका फादर्स प्रोफेशन, आपकी बहन भाई वगैरह, जो आप इनिशियल इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो आप ले लेती हैं। वो इनिशियल इन्फॉर्मेशन जब आपको इम्प्रेस करती है देन ओनली यू गो टू अ सर्टेन प्लेस। तो उसमें ये हुआ कि टाइम जो है, टाइम इज़ मनी, मनी इज़ टाइम। और टाइम हर चीज़ देखें, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इज़ टाइम। आपका टाइम कट शॉर्ट हो रहा है तो फिर आप वो प्रोफाइल्स लेकर चलती हैं जो आपको पसंद है। और फिर वो प्रोफाइल्स कौन देता है? हम जैसी औरतें होती हैं जो कि उन प्रोफाइल्स को मैच करके देती हैं। ठीक। तो देयर इज समबडी इन बिटवीन जो आपकी प्रोफाइल्स को देख रहा है और आपकी प्रोफाइल्स को आगे पहुंचा रहा है। यू डोंट हैव टू विजिट एवरी टॉम डिक एंड हैरीज हाउस, नो। तो आप अपनी पसंद की लड़कियों के घर में जाएंगे, ये आपका टाइम सेविंग हो गया। बिल्कुल ठीक है मिसेस खान। अगर हम ऐप्स की जहाँ पर बात कर रहे हैं, रिश्ता ऐप्स की, तो एक से बढ़कर एक चॉइस सामने होती है। क्या यही वजह कि नौजवान एक रिश्ते पर टिकने की बजाय हमेशा बेहतर ऑप्शन की तलाश में रहते हैं? साइकोलॉजिकली इसका कितना असर होता है आपकी नज़र? देखें, ये ऐप्स को तो मैं कुछ बिल्कुल टोटली रिजेक्ट करती हूँ। अच्छा। ऐप्स में टोटली झूठ होता है। ऐप्स में आपको सामने एक बंदा या बंदी नज़र आ रही होती है, और मेरा ख्याल तो एक ऐप को जो है, ऐप्स को जो मैं एक फ्लर्टेशन का ज़रिया बताती हूँ, फ्लर्ट करने का ज़रिया, बॉयफ्रेंड्स बनाने का ज़रिया, एक दूसरे से मांगने का ज़रिया, एक दूसरे की, अब मैं क्या कहूँ, आपको बैकग्राउंड का नहीं पता, आपको उनके घर बार का नहीं पता। लेकिन इन ऐप्स की अगर हम बात करें, आपने एक तरफ से बात की कि ऑब्वियसली महंगाई इतनी हो गई है, किसी के पास वक्त नहीं है, टाइम इज़ मनी। अगर ऐप है, प्रोफाइल मौजूद है और बड़ी तशहीर भी होती है इन ऐप्स की, और बहुत आसानियाँ भी हुई हैं, बहुत सारे इन ऐप्स को कर रिश्ते भी हुए हैं। हमने लाइव एग्जांपल्स भी देखी हैं कि एक प्रोफाइल होती है, उसको आप देखते हैं, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, पिक एंड चूज आप करते हैं, जैसे आपने भी बताया ऑप्शन है। इसमें ये चीज़ की बेहतरी होगी, वो जो रिश्ते वाली आंटियां थी वो आती थी, अच्छे एक अमाउंट लेती थी और फिर अच्छे रिश्ते भी शायद उस तरह से नहीं दिखा पाती थी, या एक वो जो गैप आ चुका था, या पैसे बहुत ज़्यादा वसूल करती थी, आए रोज़ चक्कर लगा रही हैं घरों में, और इतने सारे घरों से जाकर चाय पीना, पानी पीना, और फिर भी रिश्ते शायद उस तरह से ना दिखा पाना। तो ये अपॉर्चुनिटी बढ़ नहीं गई कि रिश्ते इजीली अवेलेबल भी हो गए अब? नहीं, आई वुड से कि अगर कोई ऐसी जगह जाए, कोई इस तरह की मैरिज ब्यूरो में जाए जो रजिस्टर्ड हो प्रॉपर्ली। एवरी टॉम डिक जो कोने खूंचों में पड़े हुए लोग और जिन्होंने मैरिज ब्यूरो चला लिया, तो वो तो ऐसे ही करेगी घरों में जाके। मैं तो कभी किसी के घर नहीं गई, मुझे तो पीपल दे कम एंड रीच मी, एंड उनके पास, उनको पता है कि अगर मिसेस खान को कहेंगे डॉक्टर्स दिखाएं, आरटी प्रोफेशनल्स दिखाएं, ये वो लाइन लगा देंगी और एक से एक रिश्ता बताएंगी। और अगर आप ऐप के जरिए जाएंगे तो उसमें से हजारों झूठ होंगे। उनका बाप एक क्लर्क होगा तो उसको बता देंगे भाई कोई एग्जेक्टिव पोस्ट पर है, उसमें निरा झूठ होता है। हम बीच में बैठे हुए, हमें पता होता है उसका बाप क्या है, हमें पता होता है उनके बहन भाई कितने और क्या क्या कर रहे हैं। ऐप्स में टोटली झूठ बोला जाता है, दे आर फेक। हाँ, 100 में से 10% कह दूंगी कि मैं सही है, अदरवाइज 90% वांट्स टू फ्लर्ट। शादीशुदा मर्द जो है लड़कियों से इश्क चला रहे हैं, शादी, और लड़कियां, कुंवारी लड़कियां शादीशुदा से गिफ्ट्स मांग रही हैं, उनसे वो टेलीफोन्स मांग रही हैं, उनसे फ्लर्ट कर रही, खानों पे जा रही हैं। आप क्या रातों को देखते नहीं हैं कि इतने होटल्स क्यों भरे हुए, इतने रेस्टोरेंट्स किससे भरे होते हैं? क्या मियाँ बीवियों किससे भरे होते हैं?
वो इन सिर्फ एप्स की ठीक है आपा, ये ट्रेंड जरूर होगा जिस तरह से आप बता रही हैं। इन सारी चीजों के लिए डिफरेंट एप्स भी मौजूद हैं। अगर फ्लर्टिंग वाली बात करिए, फ्लर्टिंग के लिए और पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, उसके लिए स्पेशली ये रिश्ते या करवाने वाली एप्स पर जाने की जरूरत नहीं है। अब इतनी अपॉर्चुनिटी है, डिजिटल मीडिया हर किसी के पास है, इतना अवेलेबल है कि हर किसी को हर कोई अवेलेबल है कहीं ना कहीं। लेकिन स्पेसिफिकली हम रिश्तों की बात कर रहे हैं कि आसानी कितनी हुई है आपकी नज़र में। एक औरत को अप्रोच करना, फिर उस औरत का उस घर में जाना, फिर वो सारे रिश्ते दिखाना, बजाय कि ये सारा सिस्टम हो, एक ऐप है वहाँ जाएं आप रिश्ते देखें, ये आसानी है या आपको लगता है कि ये कॉम्प्लिकेशंस है मजीद? नहीं, हम तो ना कहीं जाते हैं ना किसी को लेकर जाते हैं, हम तो बस प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, व्हाट द बॉय रिक्वायर्स, हाउ प्रोफेशनल ही इज, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ गर्ल ही रिक्वायर्स, we go according to the requirements. If you are educated, you are wise enough to show a wise person to a wise man. और मेरे पास पढ़े लिखे लोग आते हैं, ये जाहिल जलूल लोगों के घरों में जाना वाना वो वाली मेरी कहानी नहीं है। वो जो होती है वो लोअर क्लास में होती है कि भाई हमारी बेटी है, बीए पढ़ी हुई है या बीए फेल है, इसके लिए लड़का ढूंढ कर लाओ, तो वो फिर उनका दूसरा स्टैंडर्ड और स्टाइल है। वो हमारा स्टाइल इज़ टोटली डिफरेंट, यू नो, वी गो इन अ वेरी डिफरेंट वे। हम लोग के पास सिर्फ पढ़े लिखे लोग आते हैं, सिर्फ प्रोफेशनल्स आते हैं, सिर्फ बाहर के आते हैं। हम उस स्टैंडर्ड को नहीं डील करके जो कि लोअर मिडिल क्लास में जाती हैं, घर घर जाती हैं, 5-5 20-20 रुपए वैसे खा लेती हैं। बिल्कुल, और फिर किराया भी लेना है और हर चीज़ का हर विजिट पे आपने अपना कुछ ना कुछ एक्सपेंस भी उनसे चार्जेस आपने लेने हैं। मिसेस खान, यानी आप समझती हैं कि मैच मेकिंग के अंदर भी ऐसे बहुत सारे अनासर जो हैं वो अनप्रोफेशनल लोग जो हैं वो आए, जिसकी वजह से लोग ऐप्स की तरफ ज़्यादा राग़िब हुए, लोगों ने उनको ज़्यादा तरजीह देना शुरू कर दी कि जनाब यहाँ पे तो ये भी नहीं है कि रोज़ उसने आ जाना है, घर आके बैठ जाना है और हमसे कोई ना कोई उसने खर्चा भी मांगना है, कोई ना कोई चार्जेस भी किसी बहाने से लेने हैं, किराया भी अपना लेना है और भी बहुत सारे, और फिर रिश्ता भी एट दी एंड अच्छा नहीं होता। देखिए, बाज़ दफ़ा उनको भी बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। बाज़ शरीफों की लड़कियां जो हैं, औरतें जो हैं, उनको अभी भी प्रेफर करती हैं कि तुम जाओ और लाके हमें रिश्ता बताओ, उनके घर के हालात बताओ, अंदरूनी हालात वो बताती हैं। एक सबसे प्लस पॉइंट ये है कि वो अंदरूनी घर के पूरे हालात बताती हैं और सब कुछ जो घर में हो रहा है वो सब कुछ बताती हैं जो हम लोग नहीं बता सकते। हम तो ऊपरी चीज़ें बताएंगे कि उनके घर में क्वालिफाइड पीपल हैं, उनके घर में कितने डॉक्टर्स हैं, फादर किस जगह प्लेस्ड है, मदर क्या कर रही है, व्हाट हाउस वाइफ है या वो भी कोई डायरेक्टर लेवल पे प्लेस्ड है, बच्चे कितने हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, किस जगह। बिल्कुल आपा, ये तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो एक ग्राउंड रियलिटी बता सकती है, जाकर जो रियलिटी देखी होगी ऑब्वियसली उस चीज की तर्जुमानी आसानी से कर सकती है। अगर हम बात करें रिश्ता करवाने वाली कोई भी एक खातून है, आजकल कितने चार्जेस हैं एक रिश्ता करवाने के आपके ख्याल में, या आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में, या आप ही अगर कोई रिश्ता करवाती हैं तो कितने चार्ज करती हैं? हमें तो कोई कुछ नहीं देता, हम एक सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी लेते हैं। ओके, तो वो बाद में कोई तो सलाम भी नहीं करता और ना बताएगा भी नहीं कि वो मिसेस खान ने करवाई है। ठीक है, नो, बहुत कम लोग हैं जो ज़रूर बताते हैं कि मिसेस खान के रेफरेंस से हुई है, लेकिन बाद में तो कोई सलाम नहीं करता, कोई ग्रेटफुल ही नहीं होता कि मिसेस खान के रेफरेंस से हुई है और थैंक्स करें। एंड पता नहीं, वो जो घर में जाने वाली औरतें इतनी बड़ी क्लेवर होती हैं, वो देखी पे ना ये हमारे रिश्ते से हुआ है, वो जाके 50-50 हज़ार 25-25 हज़ार भी ले लेती हैं, जोड़े भी ले लेती हैं, मिठाई भी ले लेती हैं, वो घर में जाकर बैठी रहती हैं और उनको ये सब कुछ मिलता है। सही सही सही, बहुत शुक्रिया मिसेस खान आपके वक्त का। और कहीं ना कहीं अगर डिजिटल मीडिया ने या सोशल मीडिया ने या इन ऐप्स ने आसानियां की हैं, वहीं कहीं ना कहीं प्रोफाइल की वजह से या तस्वीरों की वजह से या फिल्टर्स की वजह से हम देखते हैं रियलिटी कहीं पीछे रह गई है। तो वाकई हकीकी तौर पर जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर आप रिश्ता कर रहे हैं, चाहे रिश्ता वाली आंटी करवा रही हैं या ये ऐप्स के थ्रू कर रहे हैं, नो हाउ करके जान के समझ बूझ कर आप कहीं भी रिश्ता जोड़ें तो आसानी होगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।